हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2011 का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों, इसमें हम लोग 25-25 प्रश्न का सेट देखेंगे। इस प्रश्न को बनाने से किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न की प्रकृति क्या होती है और किस चैप्टर से अधिक प्रश्न होते हैं इत्यादि की जानकारी मिल सकती है। तो इसको पूरा देखें और साथ ही इस तरह के जितने भी बिहार एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग हल करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड अन्य सभी प्रश्न देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गवासला। साथ ही हम लोग जानेंगे खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी अर्थात राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है और ये केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय ए फ्रेंड कॉट एंड किल्ड बाय ब्रिटिश इन रिवॉल्ट ऑफ 1857? इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। और तात्या टोपे से रिलेटेड अन्य सभी फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि तात्या टोपे को धोखा दिया था उस मित्र का क्या नाम था? उसका नाम था मान सिंह। और साथ ही तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ 1857 क्रांति में भाग लिया था और ये दोनों कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और कब फांसी मिली? तो 18 अप्रैल 1859 को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन आयोजित हुआ था तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही एक दो और अति महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड है कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू ने की और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया। और साथ ही 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किए थे। तो यही प्रश्न पूछा गया था, किसने किए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही एक और प्रश्न याद रखेंगे जो कि पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। पाकिस्तान में एक तो लाहौर में हुई है कांग्रेस का अधिवेशन और दूसरा हुआ कराची में। कराची में 1931 में हुआ है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना। और ग्राम पंचायत की स्थापना आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में इसकी बात कही गई है और महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़े हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता जुड़े हुए हैं। और देखेंगे इससे रिलेटेड अन्य प्रश्न, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी। और साथ ही देखेंगे रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? जिसमें पहला SLV का लॉन्च इसका ये 2001 में हुआ है। बांग्लादेश का बनना ये 1971 में हुआ है। सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना ये 1975 में। और फिर पोखरण 1 का परीक्षण 1974। तो सबसे पहले जो घटित घटना है वो है बांग्लादेश का बनना 1971, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 पहले किस में है? तो A और C दोनों में है। उसके बाद बांग्लादेश के बनने की बाद की जो घटना है पोखरण 1 की परमाणु परीक्षण, मतलब 4, 2 के बाद 4 किस ऑप्शन में है? तो
ऑप्शन ए में। तो पहले 2 की घटना घटी है, बोले तो बांग्लादेश का बनना 1971, फिर 4 में पोखरण 1 की परीक्षण 1974 में, फिर 4 के बाद 3 सिक्किम का 22वां राज्य बनना 1975 में, फिर PSLV का परीक्षण 2001 में। तो 2, 4, 3, 1 इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। साथ ही हम लोग देख लेंगे कि एशिया महादेश से होकर गुजरने वाली जो किन किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओ टोम और फिलीपींस हो जाएगा। साथ ही दक्षिण अमेरिका देशों से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और दक्षिण अफ्रीकी देश में युगांडा, केनिया, सोमालिया, गेबन, कांगो और कांगो गणराज्य। और इस तरह से यदि कुल देशों की संख्या को काउंट किया जाए तो भूमध्य रेखा कुल 13 देश से होकर के गुजरती है। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वहाँ हम लोग मैप पे इस चीज़ को देख लेंगे कि किन किन देश से होकर के गुजरती है। अभी ओनली क्वेश्चन बैंक को हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया। तो प्रश्न पूछने का संदर्भ है कि किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। साथ ही जान लेंगे कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और ये कब आया था? तो 629 ईस्वी में भारत आया था, 629 AD में। और इसके बाद जो है ये लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, और साथ ही इसकी जो यात्रा वृत्तांत है इसका नाम सियुकी है। तो ये सब भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किया गया। और साथ ही जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ किया गया था। साथ ही जब ये उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो ये इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए 1970 के दशक में 1979 में उन्होंने ये संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी, और इसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है। और 1999 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। साथ ही हम लोग विंग्स ऑफ फायर के साथ साथ और अन्य किस पुस्तक के लेखक है इसको देखते हैं। तो इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम। इन सभी पुस्तकों को, जो कि बड़े बड़े राइटर की बुक है, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, जवाहरलाल नेहरू हो या राजीव गांधी से रिलेटेड कोई बुक हो, तो इसको हम लोग को याद रखना है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न भाखड़ा नांगल बांध है। तो प्रश्न का संदर्भ है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी, ऑप्शन बी। साथ ही अन्य सभी बांध कौन सी बांध किस नदी पे है इसको भी याद रखना है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण और बांध आता है हीराकुंड बांध। ये किस नदी पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। साथ ही फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, काकड़ापाड़ा ताप्ती पर। इन सभी जितने भी बांध है जो कि इम्पोर्टेंट है सबको याद रखेंगे, क्योंकि ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। इंग्लिश में है राजतरंगिणी कंपोज्ड बाय कल्हन डिस्क्राइब्स। कहने का संदर्भ है कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो जितने भी ऑप्शन हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है गीतों का संग्रह, ये नहीं हो सकता है। कश्मीर का इतिहास, ये राइट आंसर है। कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में इसमें वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। साथ ही अन्य प्रश्न इससे संदर्भित देख सकते हैं। तो कल्हन जो राजतरंगिणी लिखा है ये किस भाषा में है? तो ये मूलतः संस्कृत में लिखा गया है, और ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास किया गया। तो इस आधार पर भी प्रश्न पूछा जाता है
कि ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो कल्हण ने किया। तो उसकी कौन सी पुस्तक है? तो राजतरंगिणी है। कहाँ का इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास है। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। क्वेश्चन का संदर्भ है कि किस समाज के संस्थापक थे या किस संस्था के संस्थापक थे? राजा मोहन राय वाज द फाउंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज का यदि पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, और साथ ही रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, और प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। तो ये सभी हम लोग याद रखेंगे। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो सेलेक्टेड हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज की। ये 2011 का जो सचिवालय साहब का एग्ज़ाम हुआ है इसमें ये सब प्रश्न पूछा गया है। साथ ही अब जो नेक्स्ट टाइम है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के अन्य सभी प्रश्न को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? अभी हम लोगों ने मेन रही भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा इसके बारे में पढ़ा है। तो रेखा से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है। 2011 के क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन लिया गया है। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। तो ऑप्शन फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगीनॉट है। जो भी महत्वपूर्ण रेखा है, चाहे वो भारत और अन्य किसी देश के साथ हो या किसी दो महत्वपूर्ण अन्य देश के साथ हो, तो उसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। दो समानांतर से होता है, एक 17वीं समानांतर वियतनाम में हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और 38वीं समानांतर ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और अन्य सभी है हिंडनबर्ग है जर्मनी, पोलैंड, मैनरहिम है रूस, फिनलैंड। ये सभी जो इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। सतलुज नदी का उद्गम है, ओरिजिन ऑफ रिवर सतलज इज। संदर्भ है प्रश्न का कि सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है तो ये देश पूछा जा रहा है, किस देश से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। चीन में सतलज नदी का उद्गम स्थान है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर, और तिब्बत अभी चाइना का पार्ट है, मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है ये नदी, और ये सतलुज नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, और दोनों नदियाँ मिल करके पंचनद बनाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द आउटलाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही देखते हैं इससे रिलेटेड अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार मध्यरात्रि में लाल किले पर कब फहराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। और साथ ही यदि पूछा जाए कि ये जो भारत के राष्ट्र ध्वज है, इस राष्ट्र ध्वज के जो डिजाइन किया था वो कौन थे? तो है पिंगली वेंकैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो इसमें डेट पूछा जा रहा है, किस डेट को ये पहली बार गाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। साथ ही देखते हैं इससे संबंधित अन्य सभी प्रश्न। तो 1911 में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। साथ ही ये किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन में जब पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था तो तब उनके अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर। और भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसके या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस पुस्तक में भारत भाग विधाता के नाम से इसे प्रकाशित किया था? तत्वबोधिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता के नाम से, टाइटल के नाम से इसे प्रकाशित किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो है डॉक्टर वी कुरियन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर वी कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया एक प्रश्न है। और साथ ही यदि कहा जाए कि श्वेत क्रांति में सर्वोच्च तरक्की किसने करवाया था? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो फल की बात हो रही है तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। और साथ ही हम अन्य राष्ट्रीय चीज़ देख ले। राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो ये हॉकी हो जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो ये बरगद हो जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ, और एक और पशु है राष्ट्रीय विरासत पशु, तो ये हो जाता है हाथी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दुनिया का नवीनतम देश है। द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री इज। जो दुनिया का सबसे नया देश है यह है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान गणतंत्र ये दुनिया का सबसे नवीनतम देश है। साथ ही इससे संबंधित अन्य सभी प्रश्न, ये सूडान से कब अलग हुआ तो ये 2011 ईस्वी को, और 2011 का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं तो उस समय का ये करेंट होगा। तो दुनिया का अभी भी नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। 2011 में ये सूडान से अलग हुआ था। तो दोनों की राजधानी देख लेते हैं। राजधानी दिए दक्षिणी सूडान जो गणतंत्र इसकी राजधानी जुबा है, और जिससे अलग हुआ था उस सूडान की राजधानी खार्तूम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है तो कौन सा प्रदेश है सब जहाँ की साक्षरता सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की साक्षरता कितनी है तो इसकी साक्षरता है 63.82। और सबसे अधिक साक्षरता यदि प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल का कितना है 93.91। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया कि राजधानी का उस समय नाम क्या था। द कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका हु रूल्ड इंडिया फॉर 40 ईयर्स व्हाट दे नेम्ड, मतलब कि जहाँ पे शासन किया तो उसकी राजधानी का नाम क्या था। तो राजधानी का नाम पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा। और इससे संबंधित अन्य प्रश्न देख लेते हैं। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और साथ ही अशोक 269 ईस्वी में मगध के राज सिंहासन पर बैठा और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर कलिंग पर विजय प्राप्त किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो ये जब 2011 में प्रश्न पूछा गया था सचिवालय सहायक में, तब 2 बार ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी इससे ज़्यादा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और वैसे ऐसे मुख्यमंत्री कौन है तो जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री, जब 2011 में प्रश्न पूछा गया था तब 2 बार, लेकिन अभी तक में वो 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ले चुके हैं। और ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो आसियान में टोटल 10 मेंबर है, जिसमें से कि म्यांमार है, वियतनाम है, ब्रुनेई दारुसलाम है। तो जो नहीं है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं है, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने जो 25 प्रश्न देखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये देखने के लिए कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है और कहाँ से तैयारी करें कि सचिवालय सहायक में अधिकतम प्रश्न को सॉल्व किया जा सके। इसके लिए आप लोग इसे देखें और इसके साथ ही एक ऐसी सीरीज चलाई जाएगी जिसमें कि जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग इसे देखते रहे, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।